नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। और हम आज परसेंटेज की नेक्स्ट पार्ट पे है। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो आपका होगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। तो हम आज बात करेंगे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर, जो आपके लिए बेनिफिट होगा, किसके लिए भी, सीआई के लिए भी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी आपका ये पार्ट जो परसेंटेज का है ये बेनिफिशियल होगा। तो आप ध्यान से समझें अपना पार्ट क्या, सक्सेसिव परसेंटेज। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज समझाता हूं। मान लिया आपने कहा भाई कि आप किसी संख्या में पहली बार 10% की वृद्धि कर दी आपने, और दोबारा भी आपने 20% की वृद्धि की, यानी कि आपने कहा जी कि क्रमागत रूप से आपने वृद्धि क्या कर दी। तो आपने कहा कि क्रमागत वृद्धि जो है वो 10% और कितने परसेंट की है बच्चे, 20% की है। अगर मेरी सक्सेसिव परसेंटेज जो है वो 10% इंक्रीजमेंट और 20% इंक्रीजमेंट है, तो 10% का मतलब क्या होगा, या आप पहले से बेसिक से समझिए। मान लिया कि आपके पास संख्या क्या थी भाई, 100 थी। कितनी थी, 100 थी। अब आपने कहा कि आपने पहली बार इंक्रीजमेंट कितने का किया, तो आपने इंक्रीजमेंट किया जी कितने का, 10% का। कितने परसेंट का, 10% का। अगर 100 पे आपने 10% का इंक्रीजमेंट किया कि भाई 10% का इंक्रीजमेंट किया, तो 10% के इंक्रीजमेंट का मतलब होगा कि 100 का 10% होगा 10, यानी कि आपने 10 इंक्रीजमेंट कर दिया। तो अब आपका नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि नया नंबर आपका 110 होगा। आपका नया नंबर क्या होगा, तो 100 में 10 की वृद्धि होगी, तो नया नंबर आपका क्या होगा, 110 होगा। अब आपने कहा कि क्रमागत का मतलब क्या है, तो क्रमागत का मतलब ये नहीं होगा भाई कि 10% प्लस 20% यानी कि 30%। क्रमागत का मतलब होगा कि नंबर जो आपकी संख्या है वो संख्या पहले 10% इंक्रीज होगी, और उस इंक्रीजमेंट के बाद जो नंबर होगा उस नंबर को 20% इंक्रीज करना होगा। यानी कि 10% का इंक्रीजमेंट पहली बार हुआ, तो इसका मतलब 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो आपका रिजल्ट क्या आया, 110। संख्या बनी आपकी क्या, 110। अब आप 110 पे ही 20% का इंक्रीजमेंट करोगे जी, 110 पर ही आप इंक्रीजमेंट करेंगे कितने का, 20% का बच्चे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 110 के 20% की बात करूं, तो आप कहोगे कि जो 110 का 20% होगा वो 110 का 20% क्या होगा भाई, तो आप कहोगे कि 22 होगा। कितना होगा, 22। यानी कि 110 पे अगर 20% का इंक्रीजमेंट है, तो आप कहोगे कि इंक्रीजमेंट कितने का है, तो आपने कहा जी कि इंक्रीजमेंट 22 का है। और अगर इंक्रीजमेंट 22 का है, तो इसका मतलब है कि 110 में 22 की वृद्धि हुई, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो आपका रिजल्ट कितना होगा मेरे बच्चे, 132 होगा। यानी कि कोई संख्या खुद 100 थी, तो दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बाद जो एक 10% का इंक्रीजमेंट था और एक 20% का इंक्रीजमेंट था, दो इंक्रीजमेंट के बाद आपकी संख्या क्या हुई, तो आप कहोगे कि 132 है। तो 100 से 132 हुई, तो इंक्रीजमेंट कितना है, तो 32 का इंक्रीजमेंट है। और इंक्रीजमेंट कितने पे होगा जी, 100 पे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है, 100। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 32%। कितने परसेंट जी, 32%। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप अगर 10% और 20% के सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कर रहे जी, तो उसकी जगह आप केवल 1% वृद्धि कर सकते थे, क्या, 32% की वृद्धि कर सकते थे। आई बच्चे समझ में बात। तो इसका मतलब है कि क्रमागत वृद्धि का मतलब होगा आपका कि एक नंबर इंक्रीज होगा, तो उस इंक्रीज नंबर पे ही आप नए परसेंटेज का यूज करोगे बच्चे। तो उम्मीद है कि आपकी ये चीजें समझ में आई होगी। अब क्या मैं इसी चीज को ध्यान से समझिए, अगर मैं इसी चीज की बात करूं, तो क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि पहली वृद्धि कितने परसेंट की है, तो आप कहोगे 10% की। और 10% का फ्रैक्शन में मतलब क्या होगा, 1/10। क्योंकि अगर 10% को फ्रैक्शन में बदलो तो कितना होगा, 10/100, तो इसका मतलब है 1/10 के। तो कितना है जी, 1/10 के। तो आप इस 1/10 का मतलब क्या कहोगे, कि आप कहोगे कि ये तो ओरिजिनली वैल्यू है, ओरिजिनली नंबर है, और ये क्या है आपका, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट की क्या है साहब, आपकी वृद्धि है। अगर आप वृद्धि कहोगे तो वृद्धि है, और कमी कहोगे तो क्या होगा, कमी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर 10 की वृद्धि है, सॉरी 10 इनिशियल है,
अगर 10 इनिशियल है तो वृद्धि कितने की हुई, तो आप कहोगे 1 की हुई, तो बाद में कितना हुआ 11 यूनिट। यानी कि अगर शुरू में कोई संख्या क्या थी 10 यूनिट थी, तो वह संख्या बाद में क्या हुई, तो आपने कहा जी कि 10 के बाद वह संख्या कितनी हुई 11 हुई। अगर 10 के बाद वह संख्या 11 हुई तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10 के बाद 11 हुई तो इसका मतलब है कि 10% क्या हुआ जी, इंक्रीजमेंट हुआ। अब आप कहोगे कि 20% का दूसरा इंक्रीजमेंट है, तो 20% का दूसरा इंक्रीजमेंट है तो 20% का मतलब क्या होगा 1/5। यानी कि इनिशियल वैल्यू अगर 5 है, अगर इनिशियल वैल्यू 5 है तो वृद्धि कितने की होगी 1 की, तो नई वैल्यू क्या होगी बच्चे 6 होगी। और क्रमागत वृद्धि का मतलब यह होगा कि आप क्या करो, शुरू की वैल्यूज क्या है 10 और 5, तो इसका मतलब 10 पंजे 50, बाद की वैल्यूज क्या है 11 और 6, तो 11 छिका 66। यानी कि अगर कोई नंबर 50 शुरुआत में था तो दो वृद्धि, एक 10% की और एक 20% की वृद्धि के बाद वो नंबर कितना होगा 66 होगा। तो वृद्धि कितनी, तो आप कहोगे कि 16 की कितने पे जी 50 पे, और इंटू कितना 100। यानी कि 2 बार कैंसिल आउट होगा, तो आपने कहा कितने की वृद्धि होगी ओवरऑल, तो आपने कहा जी ओवरऑल वृद्धि होगी 32% की। ओवरऑल वृद्धि क्या होगी बच्चे 32% की वृद्धि आपकी होगी। ठीक है, यानी कि यहां से भी आप 32% और यहां से भी आप क्या लेकर आए 32% लेकर आए। आप चाहो तो इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते थे भाई, किस तरीके से कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यानी कि अभी मैं क्रमागत वृद्धि के बारे में बात कर रहा थी, तो इसका मतलब अगर मैं 10% और 20% का संयुक्त परसेंटेज की बात करूं कि इन दोनों का संयुक्त परसेंटेज क्या होगा, तो आप कह सकेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो कितना रिजल्ट होगा भाई, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो इसका रिजल्ट कितना होगा, तो इसका रिजल्ट होगा जी 32%। यानी कि अगर 2 सक्सेसिव परसेंटेज दिए गई आपको, तो उसका एक ही परसेंटेज में चेंज करने का तरीका क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होगा। लेकिन बच्चे जब आपको क्वेश्चन में रियल डाटा दिया होगा तो उस समय आप क्या करोगे, मैक्सिमम इस तरीके का ही यूज करोगे, क्योंकि इससे आप रियल डाटा का कंपैरिजन कर पाओगे। आप इस तरीके से क्या कर पाओगे, रियल डाटा का कंपैरिजन कर पाओगे। यानी कि सक्सेसिव क्वेश्चन को हम 4 या 5 तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो आसान होगा वो आपका तरीका क्या होगा, तो फ्रैक्शन होगा, जो रेशो बेसिस होगा। तो चलते हैं बच्चे इस क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने है। तो क्या है क्वेश्चन आपके सामने, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, उसके बाद 10% की कमी की गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, समझिए भाई सवाल। उसने कहा कि एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई। अगर मैं कहूं कि 10% की वृद्धि की गई, तो इसका मतलब होगा कि 10% का मतलब होगा 1/10। यानी कि अगर मैं शुरू की बात करूं तो आप कहोगे कि अगर शुरू में कोई नंबर था तो शुरू में नंबर होगा कितना आपका 10, कितना होगा 10, क्योंकि अपोन में जो नंबर होगा, जो अपोन में नंबर होगा वो क्या होगा आपका शुरुआती नंबर होगा, इनिशियल वैल्यू होगी। अब बाद में नंबर कितना हुआ, तो आप कहोगे कि जो बाद में नंबर हुआ अगर कमी है पहली, तो इसका मतलब है आप क्या करें 9। पहली कमी थी भाई, तो इसका मतलब है क्या हुआ 10 से 9 हुआ। अगर कमी है तो 10 से कितना हुआ 9 हुआ। अब आपने कहा कि उसके बाद 10% की ही वृद्धि हुई, तो वृद्धि किस पे हुई होगी, एक नंबर 10% कम हुआ और कम होने के बाद जो नंबर कम होकर आया उस पे ही 10% का इंक्रीजमेंट है। तो 10% का मतलब होगा दोबारा 1/10, और अब की बार वृद्धि है तो इसका मतलब इनिशियल नंबर क्या होगा आपका 10 होगा, और उसमें 1 की वृद्धि होगी तो कितना बच्चे 11। यानी कि मैं क्या कह सकूं कि अगर शुरुआती नंबर की बात करूं तो क्या होगा 10 और 10 की गुणा कितना 100। यानी कि 100 यूनिट अगर शुरुआत में कोई नंबर था तो आज वो नंबर कितना है, तो आप कहोगे 99 यूनिट है। कितने यूनिट है, 9 और 11 की गुणा कितना 99 यूनिट है। यानी कि शुरू में 100 यूनिट था, आज 99 यूनिट है, तो कमी कितने की हुई 1 यूनिट की हुई। कितने यूनिट की कमी है, तो आप कहोगे 1 यूनिट की कमी है। और अगर 1 यूनिट की कमी है तो इसका मतलब क्या है कि वहां उसने कहा क्वेश्चन में कि कमी कितने की है 100 की है, तो इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है
तो इनिशियल वैल्यू यानी कि मूल संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि जो 100 यूनिट की वैल्यू होगी वो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 100 इंटू 100, क्योंकि 1 यूनिट का मान भी 100 है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 10,000। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि शुरुआती नंबर आपका क्या होगा बच्चे, तो शुरुआती नंबर होगा आपका 10,000। तो उम्मीद है कि आपके ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को पहले 16% और फिर से 14% बढ़ाया गया, यानी कि एक बार 16% बढ़ाया और बढ़ाने के बाद बढ़ी हुई संख्या को दोबारा 14% बढ़ाया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या 30% घटाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में वृद्धि या कमी प्रतिशत में ज्ञात कीजिए एक पूर्णांक के निकटतम में। यानी कि आपका जो आंसर है वो निकटतम में पूछा दिया आपसे, यानी कि अप्रोक्सीमेट पूछा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2000 मतलब एसएससी मेंस का क्वेश्चन है कि एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या थे इसके, तो इसके ऑप्शन थे कि 6% की वृद्धि यानी कि प्लस 6% वृद्धि, या फिर इंक्रीजमेंट कितने परसेंट का, 7% का, या फिर इंक्रीजमेंट कितने का, 9% का, या नन ऑफ दीज। ये आपके ऑप्शन थे। तो समझिए भाई सवाल क्या है। आपने कहा किसी संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया। अगर किसी संख्या को 16% बढ़ाने के बाद बढ़ी हुई संख्या को ही दोबारा बढ़ाया या घटाया गया, तो इसका मतलब आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का प्रयोग कर सकते हैं। तो 16% का मतलब क्या होगा, तो 16% का मतलब होगा आपका कि 16% का मतलब होगा भाई कि 16 बटे कितना 100, और 16 बटे 100 का मतलब होगा 4 बटे 25। कितना जी, 4 बटे 25, यानी कि 4 से कैंसिल आउट कर दिया। तो मैं क्या कह सकूं कि अगर मैं ओरिजिनली नंबर की बात करूं और न्यू नंबर की बात करूं, कि न्यू नंबर की बात करूं, तो आप कहोगे कि ओरिजिनली नंबर कितना था, 25 था, और वृद्धि कितने की हुई, 4 यूनिट की, क्योंकि 16% की वृद्धि है तो 25 में वृद्धि कितने की हुई, 4 की। तो नया नंबर क्या हुआ जी आपका, तो 29 हुआ। यानी कि एक वृद्धि के बाद अगर कोई नंबर 25 था तो वो नंबर कितना हो जा रहा जी आपका, 29 हो जा रहा है। कितना हो रहा जी आपका, 29 हो जा रहा जी आपका। फिर से 14% बढ़ाया गया, तो 14% बढ़ाया गया, तो 14% का फ्रैक्शन मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे कि फ्रैक्शन मतलब होगा इसका कितना, कि 14 बटे 100 और 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो कितना, 7 बटे 50। यानी कि अगर 14% वृद्धि करते समय इनिशियल नंबर आपका कितना था, 50 था, तो वृद्धि के कितनी हुई, 7 की। तो अगर इनिशियल नंबर 50 था तो वृद्धि के बाद नंबर क्या होगा, 57 होगा। कितना होगा जी, 57 होगा। इनिशियल 50 था तो वृद्धि के बाद कितना होगा मेरे भाई, 57 इसका वृद्धि के बाद न्यू नंबर होगा। अब आपने कहा कि ऐसा सब कुछ होने के बाद इस प्रकार जो नंबर प्राप्त हुआ, यानी कि 2 वृद्धि के बाद जो नंबर प्राप्त हुआ, आपने उस संख्या को 30% से घटा दिया। यानी कि तीसरा सक्सेसिव परसेंटेज क्या है, 30% की कमी है। कितने परसेंट की कमी है, 30% की। इसका मतलब होगा 3/10। यानी कि अगर 30 खुद नंबर था तो 3 की कमी हुई, यानी कि 10 खुद नंबर था तो 3 की कमी हुई, तो क्या होगा भाई, 7 होगा। क्या होगा आपका, 7 होगा कमी के बाद। 10 खुद नंबर था ओरिजिनली और 3 की कमी है, तो इसका मतलब नंबर क्या रहा होगा, न्यू नंबर क्या होगा बच्चे आपका, 7 होगा। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में यहां तक का चीजें आई होंगी। अब ओरिजिनली नंबर की बात करूं तो आप कहोगे कि ओरिजिनली नंबर कितना है, तो आप 25 गुणा 50 और गुणा 10 कर दें तो 25 पंजे 125 और 2 0, यानी कि कितना, 12,500। और इसी तरीके से अगर मैं यहां गुणा कर दूं तो 29, 57 और 7 की गुणा कितनी होगी, तो इसकी गुणा होगी 9 सते 63, 63 सते 7 या 21, यानी कि 11,571। कितना होगा जी, 11,571 आपका क्या रिजल्ट होगा, 29 गुणा 57 गुणा 7 का रिजल्ट कितना होगा, 11,571 होगा। तो भाई एक बात बताओ कि अगर मैं सक्सेसिव प्रतिशत वृद्धि और कमियां की तो मेरा ओरिजिनली नंबर कितना था, तो आप कहोगे कि ओरिजिनली नंबर जो था वो आपका 12,500 यूनिट था, और कमी या वृद्धि के बाद आपका नया नंबर क्या हुआ, तो 11,571 हुआ बच्चे। तो कमी कितने की हुई, तो आप कहोगे कि जो कमी हुई वो कमी हुई कितने की, 929 की, यानी कि यहां 0, 929 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 929 की, यानी कि 12,500 में से अगर
11,571 घटाऊं तो कितना होगा, 929 होगा। और 929 की कमी जो हुई वो कितने पे हुई जी आपकी, तो आप कहोगे कि 12,500 पे हुई जी। कितना हुई, 12,500 पे 929 की कमी हुई तो 11,571 नया रिजल्ट आया बच्चे। तो इंटू कितना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुए। अब अगर मैं यहां बात करूं कि 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुए तो 729 कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 929 कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो भाई बताओ 929 कितनी बार कैंसिल आउट होगा। तो अगर भाई मैं 101 बात करूं आपसे 929 है, 929 को अगर डिवाइड कर दूं कितने से, 125 से, 125 से डिवाइड कर दिया तो कितने टाइम्स चला दो जी इसको, तो 7 टाइम्स चला दिया। 7 पंजे 33, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना 17, 7 एकन 7 और 1 कितना 8, बचा कितना भाई, तो आप कहोगे कि बचा कितना यहाँ 4 और यहाँ कितना बचा, 12 से 7 गए तो कितना 5, तो 54 बचा जी पॉइंट। अगर मैं 0 यहां उतार दूं तो इसका मतलब कितना होगा कि मैं क्या 4 बार चला सकूं क्या, तो 20 100 नहीं चला सकता भाई। कितने बार चला सकूं मैं, 4 बार चला सकूं बिल्कुल। कितना 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एक 4 और 1 5, तो कितना जी 40। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर अप्रोक्सीमेट 7.4% है। कितना है जी आपका आंसर, अप्रोक्सीमेट 7.4% है। तो बच्चे 7.4 के निकटतम आपका आंसर क्या होगा, 7.4 के एकदम निकटतम जो आंसर होगा आपका वो कितना होगा, 7% होगा। क्योंकि आपसे एक पूर्णांक के निकटतम में पूछा तो इसका मतलब होगा कि 7.4 के निकटतम पूर्णांक क्या होगा बच्चे, 7% होगा। तो 7% की क्या है, वृद्धि हुई। तो टोटल संख्या कितनी इंक्रीजमेंट होगी, 7% इंक्रीजमेंट होगी टोटल संख्या आपकी। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, कि थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन पेपर में आया हुआ सवाल है। क्योंकि अगर एसआई की बात करें, यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा कैलकुलेटिव दिए गए हैं, तो इसी के कारण मैं आपका ही क्वेश्चन आपको कराया। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि क्यों, क्योंकि आपको यहां रियल डाटा नहीं दिया गया, तो इसका मतलब प्रतिशत में ही वृद्धि आपको फाइंड आउट करनी होगी भाई। तो समझिए क्या है, मान लिया आपका जो रेक्टेंगल है, आयत है, उस आयत की लेंथ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आपने कहा जी कि लेंथ में वृद्धि हुई कितने परसेंट की, 20% की। और उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि कितनी हुई, तो आप कहोगे कि प्रत्येक भुजा में वृद्धि 20% की है, तो इसका मतलब चौड़ाई में भी वृद्धि कितने परसेंट की हुई बच्चे, तो 20% की हुई। यानी कि अगर मैं लेंथ की बात करूं, कि लेंथ की बात करूं तो लेंथ का 20% का मतलब होगा 1/5 और ब्रेथ का भी मतलब होगा 1/5। यानी कि अगर मैं लेंथ की बात करूं आपकी, तो आप कहोगे कि लेंथ तो 20% इंक्रीज हुई और 20% का मतलब होगा 1/5। यानी कि अगर इनिशियल लेंथ 5 है, इनिशियल लेंथ 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वृद्धि रही होगी तो कितना हुआ होगा बच्चे, 6 यूनिट। 5 से कितनी हुई होगी, 6 यूनिट। और अगर ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ भी कितना हुआ होगा, तो आप कहोगे कि ब्रेथ का मतलब भी 20% है, तो इसका मतलब यहां भी फ्रैक्शन कितना होगा, 5%, 1/5। तो 5 में कितनी की वृद्धि होगी, 1 की। यानी कि इनिशियल वैल्यू ब्रेथ की भी, चौड़ाई भी 5 इनिशियल थी, तो नई वृद्धि कितनी होगी होने के बाद, नई ब्रेथ होगी आपकी 6 यूनिट। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं एरिया की बात करूं, किसके एरिया की, रेक्टेंगल के, तो क्या वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, हाँ या ना, क्या वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो ये तो आपका ओल्ड एरिया होगा और ये आपका न्यू। तो आप कहोगे अगर ओल्ड एरिया की बात करूं तो ओल्ड लेंथ कितनी है, 5, ओल्ड ब्रेथ कितनी है, 5, तो एरिया कितना, 25 यूनिट होगा। कितनी यूनिट होगा, 25 यूनिट होगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई ही एरिया होगा किसका, आपके रेक्टेंगल का। अब 6 गुणा 6 कितना, 36 यूनिट। तो इसका मतलब है कि आपका नया एरिया कितना है बच्चे,
36 यूनिट है, अगर 25 यूनिट इनिशियल है और 36 यूनिट बाद में हुआ तो वृद्धि कितने की हुई, तो आप कहोगे वृद्धि हुई 11 यूनिट की, और 11 यूनिट की वृद्धि कितने पे हुई जी, तो 25 यूनिट पर, और इनटू 100, तो आपका परसेंटेज में रिजल्ट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 44%। कितने परसेंट बच्चे, 44%। तो इसका मतलब है कि प्लस का मतलब क्या होगा, वृद्धि। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे बच्चे, तो इसका मतलब होगा वृद्धि हुई कितने परसेंट की, 44% की वृद्धि होगी आयत के क्षेत्रफल पर। ठीक है बच्चे, तो समझ में आया होगा सवाल आपकी, उम्मीद है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और भाई एक बार शेयर जरूर करो कि इसको, ठीक है, कि शेयर जरूर करो। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी, 14 सही 2/7% की कमी होने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है कि मैं 2-3 सवाल आपको समझाए, उन बेसिस पर आप इस सवाल को कर पाओगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। किस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, तो क्या है सॉल्यूशन, ध्यान से समझिए। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि है, तो अगर 40% की वृद्धि है तो इसका मतलब क्या है भाई, कि 40% का मतलब होगा आपका क्या, तो 40% का फ्रैक्शन में मतलब होगा 2/5। यानी कि अगर मैं लेंथ की बात करूं तो आप कहोगे कि अगर ओल्ड लेंथ की बात करूं और न्यू लेंथ की बात करूं, तो ओल्ड लेंथ कितनी होगी बच्चे, 5 यूनिट। कितनी यूनिट होगी, 5 यूनिट। और न्यू लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 5 का 40% इंक्रीज हुआ, यानी कि 2 इंक्रीज हुआ, तो कितना, 7। यहां तक बात समझ में आई बच्चे। यानी कि नीचे जो बेस होगा आपका, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, ओरिजिनल वैल्यू होगी या ओल्ड वैल्यू होगी, और जो आपका न्यूमिनेटर होगा वो होने वाली वृद्धि या होने वाली कमी होगा। तो यहां हुई है वृद्धि, तो इसका मतलब 5 से बढ़ के कितना होगा, 7। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो आपने कहा कि जो ब्रेथ है वो 14 से ही 2/7% की कमी की गई, तो इसका मतलब होगा बच्चे 1/7। कितना होगा, फ्रैक्शन में मतलब 1/7 होगा। मतलब कि अगर ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ ओरिजिनली 7 होगी, तो नई यूनिट क्या होगी आपकी, नई क्या होगी आपकी ब्रेथ, 6 यूनिट होगी बच्चे। अब बच्चे जरा समझिए, अगर आपका दोनों साइड से कोई कैंसिल आउट है तो आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ओवरऑल रेशो ही क्रिएट होना है। तो इसका मतलब अगर इस साइड से और इस साइड से आपका कुछ भी कैंसिल आउट है तो क्या करेंगे बच्चे, कैंसिल आउट कर देंगे हम। तो 7 से क्या हुआ, 7 कैंसिल आउट हुआ, 7 से क्या हुआ, 7 कैंसिल आउट हुआ। तो इसका मतलब यहां रिजल्ट क्या हुआ बच्चे, 5। तो ये क्या होगा आपका एरिया, क्या होगा एरिया, क्योंकि 5 सेकंड 5 तो कितना 5, और यहां 1 होगा तो 1 6 6, तो आपका ओल्ड एरिया अगर 5 यूनिट है तो न्यू एरिया क्या होगा, तो 6 यूनिट होगा। तो बताओ बच्चे, एरिया में वृद्धि हुई ओवरऑल या कमी, तो आप कहोगे कि अगर इनिशियल एरिया 5 यूनिट है और वृद्धि होने के बाद वो 6 यूनिट हुआ, तो इसका मतलब है 1 यूनिट की क्या हुई बच्चे, यहां वृद्धि हुई। और अगर 1 यूनिट की वृद्धि है तो कितने पे है, 5 पे है। कितने पे है बच्चे, 5 पे है, और इनटू कितना 100, तो इसका मतलब होगा आपका 20% की वृद्धि होगी। क्या होगी बच्चे, 20% की वृद्धि होगी। ओवरऑल एरिया के अंदर कितने परसेंट की वृद्धि होगी मेरे बच्चे, तो ओवरऑल एरिया के अंदर 20% की वृद्धि होगी। तो एरिया कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 20% इंक्रीज हुआ बच्चे। तो चल समझते हैं। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे, आपके सामने एक बड़ा बेहतरीन सवाल है, और आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, कि आप एक बार इसको ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखो, ताकि समझ में आए कि भाई आप कितनी चीजें समझ पाए। ठीक है, करिए। करिए जिसका आंसर कि परिमाप, आयत के परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इसको आपको फाइंड आउट करना। अगर उसकी लेंथ कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 20% बच्चे, और आपकी चौड़ाई कितनी इंक्रीज हुई, 50% इंक्रीज हुई, तो आपको आंसर करना कि कितना है। ठीक है भाई, सभी कमेंट करो भाई, कि सभी कमेंट करो। नितिन तोमर कमेंट करो भाई। लोमेश जी कहाँ हैं, कमेंट नहीं आ रहा इनका कई दिन से। इसके आंसर हैं 80%, 70%,
40% और जी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस से बेटर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए मेरे बच्चे, आया आपका आंसर? तो देखिए भाई, हम सवाल को करते हैं मेरे बच्चे। अब एक बात ध्यान से पल्ले बांध लियो, क्या कि जो क्वेश्चन में अब तक आपको कराई, उन क्वेश्चनों में आपसे आयत के क्षेत्रफल की बात की गई। किसकी बात की गई साहब? आयत के क्षेत्रफल की बात की गई। और अगर आयत के क्षेत्रफल की बात की गई तो इसका मतलब है कि आयत के क्षेत्रफल में अगर लंबाई व चौड़ाई में अलग अलग प्रतिशत वृद्धि या कमी दी जाए तो भी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे? प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अगर आयत के परिमाप की बात की जाए और लेंथ और ब्रेथ में अलग अलग प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए तो आयत के परिमाप को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, यानी कि आप ज्ञात कर ही नहीं पाओगे आयत के परिमाप को। अगर कब? जब आपको क्या दिया गया हो? प्रतिशत दोनों अलग अलग दिए गए हों तो आप आयत के परिमाप में परिवर्तन ज्ञात नहीं ज्ञात कर सकते मेरे बच्चे। तो इसका मतलब है कि इस सवाल का आंसर क्या था? ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या आंसर था बच्चे इसका? ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे कि ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता, तो समझिए भाई, मान लिया कि आपका आयत है, बच्चे, और आपने कहा साहब कि अगर मैं यहां बात करूं कि मान लिया मैं कि यहां भी आपका 100 था और यहां भी क्या है? 100 है। मान लो आप 100 नहीं मानना चाह रही, आप 200 मान लो। इसको आपने कितना मान लिया? 200, और ये कितना? 100। मान लिया कि ये लेंथ आपकी कितनी है? 200 मीटर की है, और ये लेंथ कितनी है? 100 मीटर की है बच्चे। तो अगर मैं 100 इसकी बात करूं तो आप बताओ कि इसका जो पैरामीटर होगा वो पैरामीटर कितना होगा? तो आप कहोगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हाँ या ना? तो आप कितना कहोगे कि 2 लेंथ कितना मेरे बच्चे? तो आप कहोगे कि 200 है, और ब्रेथ कितना? यानी कि यहां 200 है और यहां कितना है? 100 है। यहां 200 है और यहां कितना है? 100 है। या आप ऐसा भी मत समझो, आप ऐसा समझो, बड़ा आसान होगा आपके लिए, कि मान लिया यार यह लेंथ थी और यह क्या थी? ब्रेथ थी। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? तो आप कहोगे कि पैरामीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी के, है ना? इतनी बात तो क्लियर है भाई। अगर इसको मैं लेंथ मान लूं, इसको ब्रेथ मान लूं, तो इसका पैरामीटर इतना होगा बच्चे। अब आपने कहा कि यह ओल्ड आपका पैरामीटर है। अगर मैं न्यू पैरामीटर की बात करूं तो आप बताओ उस बच्चे कि अगर न्यू पैरामीटर की बात करूं तो 2 तो सेम होगा। लेंथ क्या होगी मेरे बच्चे? तो आप कहोगे कि लेंथ तो 20% इंक्रीज होगी। अगर लेंथ 20% इंक्रीज होगी तो इसका मतलब होगा लेंथ इंटू 120/100। तो कितनी होगी मेरे भाई? अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो आप कहोगे कि 1.2L होगी, हाँ या ना? कितना होगा? मैं बड़ा लिख दूं थोड़ा, कितना? 1.2L होगी। यानी कि 10 से अगर मैं 12 को भाग दूं तो 1.2L होगा। तो आपकी नई लेंथ कितनी होगी? 1.2L होगी। प्लस कितना मेरे बच्चे? तो आप कहोगे कि प्लस कितना होगा? यहां वृद्धि कितनी हुई? 50% की। तो जो ब्रेथ है वो ब्रेथ में 50% की वृद्धि होगी तो कितना? 150/100, और कैंसिल आउट करूं तो कितना? 1.5B। तो कितनी वृद्धि हुई जी? 1.5B की। कितनी मेरे बच्चे? 1.5B। यानी कि आपकी वृद्धि होने के बाद नई ब्रेथ कितनी है? 1.5B है। अब वृद्धि हुई कितनी? तो आप कहोगे कि इसमें से आप इसे घटा दो, तो घटाओगे तो क्या बचेगा बच्चे? तो आप कहोगे कि दोनों में से 1.2 में से 1 गया तो कितना? 0.2L, प्लस 1.5 में से आप B घटाओगे तो कितना? 0.5B। मेरे बच्चे इतना होगा या नहीं होगा? और इसका ट्वाइस भी होगा क्योंकि बाहर ट्वाइस है। अपॉन क्या होगा? तो आप कहोगे 2 इंटू, क्योंकि इनिशियल आपका पैरामीटर क्या था? तो इनिशियल पैरामीटर था आपका 2 इंटू एल प्लस बी। अब आप निकालना क्या चाह रहे? तो निकालना चाह रहे इसका परसेंटेज। तो मेरे भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझें, क्या आप यहां से एल कुछ भी कॉमन कर पाओगे मेरे बच्चे?
तो आप कहोगे कि मैं यहां से कॉमन नहीं कर पाऊंगा। अगर कॉमन नहीं कर पाया तो मैं l प्लस बी से नहीं काट पाऊंगा, और जब तक l प्लस बी से नहीं कटेगा जी, यानी कि आपका डिनोमिनेटर खत्म नहीं होगा, तब तक आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते मेरे बच्चे। तो आप यहां से कोई नंबर कॉमन नहीं ले पाओगे जिससे कि अंदर l प्लस बी क्रिएट हो न्यूमरेटर के अंदर। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे कि अगर अलग अलग परसेंटेज है तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात नहीं किया जा सकता, किसमें? परिमाप में। अगर बात क्षेत्रफल की थी तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि अगर परिमाप में परिवर्तन है तो आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता बच्चे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से समझिए। यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई को क्रम से 20% व 20% बढ़ाया गया, इसका मतलब क्या है कि लंबाई भी 20% बढ़ाई और चौड़ाई भी क्या बढ़ाई मेरे बच्चे? 20% बढ़ाई। तो इसका मतलब है क्या? यानी कि लंबाई और चौड़ाई को सेम ही परसेंटेज से बढ़ाया गया। तो आप बताओ कि आयत के पैरामीटर में यानी कि परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझिए, मैं यहां 2 नोट लिख रहा, आप इसे जरूर नोट करें। पहला क्या है, यदि परिमाप में कमी या वृद्धि ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, तो लंबाई व चौड़ाई, लेंथ व ब्रेथ, यानी कि लंबाई व चौड़ाई दोनों को समान प्रतिशत से बढ़ाया या घटाया जाए तो परिमाप में समान प्रतिशत की, समान का मतलब है कि अगर दोनों को 20% से बढ़ाया गया तो 20% की ही वृद्धि होगी परिमाप में भी। परिमाप में समान प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है बच्चे, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि वृद्धि या कमी समान प्रतिशत से न हो, यानी कि अलग अलग से हो, यदि वृद्धि या कमी समान प्रतिशत से न हो तो परिमाप ज्ञात नहीं कर, परिमाप में वृद्धि या कमी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, यानी कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहा कि अगर आप क्षेत्रफल की बात करोगे तो समान प्रतिशत परिवर्तन पे भी आपका आंसर होगा और विपरीत पे भी आपका आंसर होगा, यानी कि अलग अलग प्रतिशत पर भी आपका आंसर होगा। लेकिन अगर परिमाप की बात करूं तो परिमाप की बात करते समय बच्चे, आप अगर वृद्धि या कमी समान परसेंट दी गई होगी तो इतने ही परसेंट की कमी या वृद्धि होगी परिमाप के अंदर भी। लेकिन अगर वृद्धि या कमी लंबाई व चौड़ाई में अलग अलग कर दी गई तो आप परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते। मान लिया आपसे कहा कि भाई प्रतिशत परिवर्तन, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% क्या बढ़ाई गई, तो परिमाप पे क्या इफेक्ट करोगे? तो आप कहोगे कि आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता परिमाप के साथ, क्योंकि 20% और 10% अलग अलग डाटा है, तो परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते बच्चे। और अगर मैं कहूं कि आयत की लंबाई व चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि की गई, यानी कि लंबाई व चौड़ाई क्रम से 20 और 20% बढ़ाई गई, यानी कि दोनों में ही 20% की वृद्धि है, तो समान वृद्धि है, तो तब आप कहोगे कि परिमाप कितने परसेंट इंक्रीज होगा? तो 20 ही परसेंट वृद्धि होगी। अगर आप कहते कि 10% लंबाई बढ़ाई गई और 10 ही परसेंट चौड़ाई बढ़ाई गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी परिमाप में? तो आपका आंसर होगा 10 ही परसेंट की होगी। अगर आपने कहा x% की वृद्धि पहली लंबाई में और चौड़ाई में भी x% की वृद्धि
वृद्धि होगी तो टोटल परिमाप में वृद्धि कितनी होगी मेरे बच्चे, 1 ही % की होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 20% व 20% बढ़ाया गया। इसका मतलब क्या है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को कितने % से इंक्रीजमेंट कर दिया गया जी, 20% से इंक्रीजमेंट कर दिया गया बच्चे। तो परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, तो आपका आंसर होगा 20 ही % की वृद्धि परिमाप में भी होगी। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। देखो ये दोनों की दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका परिमाप पे बेस है कि परिमाप पे बेस है, तो परिमाप पे बेस क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना आपको परिमाप पे बेसिस क्वेश्चन भी याद रखना होगा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। किसी वर्ग के विकर्ण को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि अब की बार आपको एक स्क्वायर दिया गया, वर्ग दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, इस चीज को आपको क्या करना बच्चे, ज्ञात करना। तो ध्यान से समझो, मान लिया आपका वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, तो आप कहोगे कि जो डायगोनल होगा d, यानी कि जो डायगोनल d होगा, अगर मैं इसके बेसिस पे एरिया की बात करूं, एरिया की बात करूं, ये क्या है जी, आपका विकर्ण है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे कि इसका जो एरिया होगा वो d² होगा, या फिर आप क्या कह सके कि इसका जो एरिया होगा वो होगा साइड का स्क्वायर। लेकिन बच्चे साइड आपको नहीं दी गई, दिया क्या गया है आपको, विकर्ण, यानी कि d²/2 दिया गया। क्या दिया गया मेरे बच्चे, तो आपको दिया गया d²/2। ठीक है, क्या दिया, d²/2 दिया मेरे बच्चे। तो इसका मतलब है आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना। अब आप ध्यान से समझिए बच्चे, अगर विकर्ण की लंबाई 25% इंक्रीज कर दी तो 25% इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे कि 25% का मतलब 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4 होगा। यानी कि अगर मैं डायगोनल की, ओल्ड डायगोनल की बात करूं और आपसे न्यू डायगोनल की बात करूं, तो आप कहोगे कि अगर ओल्ड डायगोनल 4 यूनिट है तो न्यू डायगोनल कितना होगा, तो न्यू डायगोनल, नया विकर्ण क्या होगा मेरे बच्चे, 5 होगा। अगर आपके डायगोनल की बात करूं तो अगर आपका ओल्ड डायगोनल 4 यूनिट है तो न्यू डायगोनल कितना होगा बच्चे, 5 यूनिट होगा। ठीक है भाई। अब आपने कहा कि एरिया की बात करो मेरे भाई, तो एरिया बताओ मेरे बच्चे। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा, आपने कहा डायगोनल के स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दो, तो भाई यहां डायगोनल कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 बटे कितना मेरे बच्चे, 2। यहां डायगोनल कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और बटे कितना मेरे बच्चे, 2। अब 2 से 2 कट गया। अगर मैं रेशो बना लूं इसका, अगर मैं इसका रेशो बना लूं तो 2 से क्या होगा, 2 कट जा रहा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि कितना रेशो आ गया जी आपका, 16:25 आ गया मेरे बच्चे। कितना आ गया, 16:25 आ गया। तो बताओ कितने की वृद्धि हुई इसमें, तो आप कहोगे 4 और 5 कितना, 9 की वृद्धि हुई। कितने पे वृद्धि हुई जी, 16 पे, और इंटू कितना, 100 मेरे बच्चे, कितना, 100। तो अब मैं डिवाइड करूं तो 4 चौक 16 और कितना, 25 बच्चे। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 कितना, 22 बटे कितना, 4। 4 से डिवाइड कर दो तो 4 पंजे 20, 4 छिक 24 पॉइंट, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 10, यानी कि आप कह सकें 56.25% की वृद्धि हुई किसमें, एरिया में मेरे बच्चे। देखो क्या था सवाल, उसने विकर्ण को 25% बढ़ाया, तो विकर्ण अगर d है तो इसका मतलब है कि जो एरिया होगा d²/2। क्या होगा, d²/2। और आपने विकर्ण 25% इंक्रीज किया तो 25% का मतलब होगा 1/4। यानी कि अगर इनिशियल क्या था, 4 यूनिट था, तो बाद में कितना हुआ होगा, 5। तो विकर्ण अगर 4 यूनिट है तो एरिया क्या होगा मेरे बच्चे, d²/2। और यहां कितना होगा, d²/2, यानी कि 5 का स्क्वायर 25/2। तो यहां से आपने रेशो बनाया तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और 16:25 आया। ओल्ड एरिया 16 है, न्यू एरिया 25 है, तो डिफरेंस कितने का, 9 का। तो वृद्धि कितने की हुई बच्चे, 9 यूनिट की। और परसेंटेज में कितनी, 9 यूनिट की वृद्धि कितने पे हुई, 16 पे, ओल्ड पे। तो आपका आंसर होगा 56.25%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2020 सीपीओ का है, 2020
20 CPU का है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग के विकर्ण को कितना कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाए। यानी कि बच्चे अगर कोई वर्ग है तो उसका कुछ एरिया होगा, आपने क्या करा, एरिया 19% कम कर दिया, तो आपसे कह रहा है कि अगर एरिया कम कर दिया गया तो विकर्ण में कितने परसेंट की कमी आई होगी मेरे बच्चे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन समझा के गया कि अगर आपके एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा, d² होगा मेरे बच्चे, हाँ या ना। अब मेरी बात बहुत आराम से समझिए। आपने कहा मेरे भाई कि जो एरिया है वो एरिया क्या है, वो एरिया 19% कम हुआ, तो मतलब मान लिया कि मेरा एरिया शुरुआत में 100 था और 19 कम हुआ तो 81 हुआ ना भाई, हाँ या ना। बोलो इतनी सी बात का हाँ या ना जवाब दो, कमेंट करा करो भाई। ठीक है कि कमेंट करा करो, सो जाओ यार तब कमेंट करा करो। अगर एरिया शुरुआत में कितना था, 100 था, तो आज उसका एरिया 19% कम कर दिया गया, तो कितने परसेंट एरिया होगा बच्चे, 81 होगा। कितना होगा, 81 होगा, हाँ या ना। लेकिन मैं इस बात को भी पता है, इस बात का आपको कि ये ओल्ड एरिया है और ये आपका न्यू एरिया है, हाँ या ना। तो इन दोनों का रेशो कितना है, 100:81 है। और एरिया जो क्रिएट होगा बच्चे वो d²/2 से होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, d²/2 से होगा। क्या होगा वो, d²/2 से क्रिएट होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब है मेरे भाई कि ये रिजल्ट क्या लिख रहा है आपका, ये d²/2 लिख रहा, और ये भी d²/2 लिख रहा। क्यों, ये पहले वाले d²/2 से आया होगा और ये दूसरे वाले d²/2 से आया होगा, यानी कि ये रिजल्ट भी आपका क्या लिखा हुआ है, d²/2 है। और अनुपात साहब क्या है, तो मान लिया ये d1 था और ये क्या है आपका d2² है। तो मेरे भाई आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये d1² और d2² है। या मेरे बच्चे आप एक बात ध्यान से समझें कि अगर बात रेशो की हो तो जो आपका कांस्टेंट पॉइंट है यानी कि 2, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकें कि अगर मैं रेशो की बात करूं ना बच्चे, तो इसका मतलब है रेशो क्या होगा, d1² रेशो d2², यानी कि पहले के विकर्ण का स्क्वायर अनुपात दूसरे के विकर्ण का स्क्वायर ही आपका अनुपात का रेशो बनाया जा सकता है। रेशो किसका, एरिया का बच्चे। ठीक है, हम मेरे बच्चे अगर 100 जो है वो d1² है, तो आप बताओ कि d1 क्या होगा। तो आप कहोगे कि d1² अगर 100 है तो क्या d1 10 रहा होगा, हाँ या ना। और अगर d2² 81 है तो इसका मतलब है कि d2 क्या रहा होगा, तो आप कहोगे 9 रहा होगा, हाँ है ना। इसका मतलब अगर विकर्ण पहले 10 था, आज 9 हुआ, तो 1 की कमी हुई कितने पे मेरे बच्चे, 10 पे, और इनटू कितना, 100। तो आपका आंसर क्या होगा, 10% की कमी। क्या होगा मेरे बच्चे, 10% की कमी होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा, या आप मेरी बात ध्यान से समझिए। मान लिया आप इस सवाल को इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई आपका एरिया शुरुआत में कितना था, 100 था मेरे बच्चे, बाद में कितना हुआ, 19 कम, तो 81 होगा। तो ये किसका एरिया है, तो ये एरिया है, ये आपका रेशो है एरिया का। तो आपका डायगोनल का रेशो क्या होगा, सिर्फ इतना ध्यान दो, जो एरिया है वो एरिया डायगोनल का स्क्वायर है या नहीं है, जो एरिया है वो डायगोनल का स्क्वायर है या नहीं है। अगर डायगोनल का स्क्वायर है तो डायगोनल किस तरीके से निकल का होगा, यानी कि इस डायगोनल का स्क्वायर कर दिया तो एरिया है। अगर इस डायगोनल का स्क्वायर कर दिया तो एरिया है, तो वापस आओगे तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना बच्चे, 10, और इसका स्क्वायर रूट कितना, 9। यानी कि पहले अगर डायगोनल 10 था तो आज डायगोनल क्या है, 9 है। तो कमी कितने की, 1 की, 10 पे कमी हुई गुणा 100, 10% की क्या है मेरे बच्चे, कमी है। क्या है, कमी है। तो आप सवाल इस तरीके से भी समझ सकते थे। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका 2020 सीपीओ का क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन सवाल था, कि बड़ा अच्छा सवाल था। तो उम्मीद है कि आपकी सवाल समझ में आया होगा बच्चे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे, आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो सर्किल से बेस है, कि सर्किल से बेस है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो, क्वेश्चन को कि आप इसको ट्राई करो। और जिस बच्चे ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज की, या उसी के बीच में मैं जो डिजिटल सम कराया है, तो आप जाके उनको ज़रूर देखें, कि आप उनको जाके ज़रूर देखें, ताकि आपकी समझ में बेस्ट तरीके से आए। और जो डिजिटल सम की 4 क्लासेस हैं, उनसे आपकी जो कैलकुलेशन स्किल्स होंगी वे आपको पेपर में 10 या 15 मिनट का बेनिफिट देंगी।
तो आप उसके अंदर 2 या 4 सवाल और अधिक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप उसको जरूर ज्वाइन कर रहे होंगे या आप उसका यूज कर रहे होंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आप इस को ट्राई कीजिए। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% कम कर देने से वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा? यानी कि सर्किल की बात है भाई। तो अगर मैं आपको कहा कि आपकी जो रेडियस है वो कितने परसेंट कम कर दी गई बच्चे? 25%। तो 25% का मतलब क्या होगा? तो 25% का मतलब होगा 1/4। यानी कि इनिशियल रेडियस अगर 4 है तो कमी कितने की हुई? 1 की हुई। कितने की हुई बच्चे? 1 की हुई। अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो आप कहोगे कि ओल्ड एरिया क्या है और न्यू एरिया क्या है? तो भाई ओल्ड एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे पहली रेडियस क्या थी आपकी? 4 यूनिट। बेसिक रेडियस क्या है आपकी? 4 यूनिट। तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर होगा। और आपकी नई रेडियस क्या है? तो आप कहोगे कि कमी कितने की हुई? 4 में 1 की कमी हुई। तो नई रेडियस क्या है बच्चे? 3 है। तो न्यू एरिया कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझो कि दोनों साइड में पाई है तो कैंसिल आउट किया जा सके आपका। तो इसका मतलब सीधा सा ये था कि अगर आप एरिया की बात कर रहे तो एरिया में रेडियस 2 बार यूज होगी, तो आप सीधा कह सकते थे कि भाई 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो बच्चे यहां कितना? 16 और यहां कितना? 9। तो कमी कितने की हुई? तो आप कहोगे जी कमी हुई कितने की? तो 16 में से 9 गए कितना बच्चे? 7। 7 की कमी कितने पे बच्चे? 16 पे और इंटू 100। 7 की कमी कितने पे हुई बच्चे? तो 7 की कमी जो हुई आपकी वो 16 पे है। और 16 पे है तो इसका मतलब 7 की कमी 16 पे है। परसेंटेज बनाना जी आपको, तो कितने से मल्टीप्लाई? 100 से करो जी। 4 से काट दिया तो 4 चौक 16। कितनी बार बच्चे? 25 बार। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने? 17/4। अगर 4 से डिवाइड करूं तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी कि 43.75% की क्या होगी भाई? कमी होगी मेरे भाई। क्या होगी? कमी होगी। तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। तो इस सवाल को समझने के लिए आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई आपने कहा कि 25% की कमी हुई, तो मुझे पता कि भाई 4 अगर रेडियस है तो एक बार रेडियस 4 से कितनी हुई होगी? कम हुई होगी, तो 3 हुई होगी। और आपको पता कि जो एरिया है वो एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आर कितनी बार यूज हुआ? 2 बार। तो दूसरी बार भी 4 से कितनी हुई होगी? 3। तो आप कह सकते थे कि 16 से कितना एरिया हो गया? 9। तो कमी कितने की? 7 की। कितने पे? 16 पे इंटू 100। तो आपका आंसर था 43.75% बच्चे। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते थे कि इस तरीके से भी कर सकते थे क्वेश्चन को, क्योंकि पाई दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि हर बार ही एरिया में आओगा पाई, तो इसका मतलब कैंसिल आउट होगा ही होगा। तो आप सीधा का सीधा इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते थे मेरे बच्चे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। किसी अर्धवर्त की त्रिज्या 36 सही 1/4% बढ़ जाए तो अर्धवर्त के परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिज्या कितने परसेंट इंक्रीज हुई जी? 36 सही 1/4% इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब यह है कि आपसे क्वेश्चन में परिमाप के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा? परिमाप के बारे में बात कर रहा। और परिमाप के बारे में मैं आपको कुछ देर पहले समझा देगा कि अगर प्रत्येक साइड के अंदर इतने ही परसेंट की वृद्धि या कमी होगी तो आप उसका प्रतिशत परिवर्तन निकाल सकते हैं। और अगर इतने ही परसेंट की कमी या वृद्धि नहीं होगी, यानी कि अलग अलग प्रतिशत से वृद्धि या कमी होगी, तो आप वहां प्रतिशत परिवर्तन नहीं निकाल सकते परिमाप के अंदर। तो बच्चे यहां इसका मतलब क्या है कि 36 सही 1/4%। अब एक बात बताइए, अगर अर्धवर्त है यार, तो इसका मतलब यहां से आपकी त्रिज्या यहां होगी और यहां होगी। अगर आप त्रिज्या की बात करें तो इसका मतलब है कि आपकी रेडियस इस साइड में भी 36 सही 1/4% ही इंक्रीज हुई होगी, और भाई इस साइड में भी आपकी रेडियस 36 सही 1/4% ही इंक्रीज हुई होगी। तभी तो अर्ध सर्किल, सेमी सर्किल रहा होगा, अर्धवर्त रहा होगा। तो इसका मतलब है कि यानी कि अगर अर्धवर्त की बात करूं तो इसका जो परिमाप होगा, कि अर्धवर्त का जो परिमाप होगा, तो आप कहोगे कि पाई आर प्लस के 2r होगा बच्चे। यानी कि केवल r का ही यूज है इसके अंदर। क्या इसका यूज है? r का ही यूज है। तो इसका मतलब है आप r इस तरफ भी 36 से 1/4% बढ़ा रहे और इस तरफ भी 36 से 1/4% बढ़ा रहे, तो ये आपका जो अर्धवर्त का पैरामीटर होगा वो भी इंक्रीज कितना होगा? 36 से ही 1/4% ही इंक्रीज होगा मेरे बच्चे। ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर आयत में मैं कहूं कि 20% लंबाई बढ़ी और चौड़ाई 10% बढ़ी तो दोनों अलग अलग हैं, परिमाप ज्ञात नहीं किया जा सकता प्रतिशत में परिवर्तन कितना है। लेकिन यहां आप रेडियस की बात करोगे तो रेडियस एक ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब है हर जगह 36 से 1/4% ही बढ़ेगा, तो इसका मतलब है परिमाप भी कितना इंक्रीज होगा, 36 से ही 1/4% इंक्रीज होगा मेरे बच्चे। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। और देखो भाई वीडियो जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक का लगातार देखते रहो ताकि आपकी समझ में आए चीजें, कि आपकी समझ में आए चीजें। आज बड़ी बेसिक सी चीजें मैं आपको समझाई हैं, कल मैं इस पे और अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उनको डील करेंगे हम कल। और आप रीजनिंग जो एविज सर पढ़ा रहे हैं उनकी क्लास को ज्वाइन कीजिए 12 बजे से, तो आपको जो है रीजनिंग की जो दिक्कतें हैं वे भी सोल्व आउट होंगी, वे भी आपकी शॉर्ट आउट होंगी। और आप जो है क्लासेस को देखते रहें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, कि शेयर जरूर करें। और हो सके तो बच्चों को देखो अपने साथ जोड़ने के साथ साथ लाइव क्लास के साथ लेकर आओ, यानी कि कमेंट्स होने चाहिए। तो मैक्सिमम जितने साथी आप जुड़ सकते हैं उन सबको जोड़िए बच्चे। थैंक यू वेरी मच।